हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे टी.एस. इलियट की एज डिफाइनिंग पोएम द वेस्टलैंड। बात करते हैं इसके एग्जाम पॉइंट्स की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि 1922 में जब ये पोएम पब्लिश हुई तो इंग्लिश लिटरेचर में एक नया युग स्टार्ट हुआ जिसको मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं हम। जो पोएम लिखने का तरीका था या जो फॉर्म है, मीटर है और यहाँ तक कि यूज़ ऑफ डिक्शन, इन सब चीज़ों को इस पोएम ने बहुत अच्छे से प्रभावित किया। और इसके साथ ही साथ टी.एस. इलियट जो कि ऑलरेडी लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्लूपरॉक से थोड़ा फेमस हो चुके थे, लेकिन इस पोएम के आने से उनका लिटरेरी करियर पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गया और वो ही वाज़ कंसीडर्ड नाउ वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्निस्ट पोएट। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसे कंपोज करने के बाद उन्होंने उनके जो मेंटर या गाइड थे जिनका नाम था इज़रा पाउंड उनको दिखाया। तो उन्होंने क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि करीब आधे हिस्से को उन्होंने टर्टल कर दिया, काट दिया और कहा कि इतना ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी इस पोएम के 5 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इज़रा पाउंड के सजेशंस को मानते हुए टी.एस. इलियट ने बहुत कुछ इसमें से हटा दिया, जिसकी वजह से जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हमको यूनिफ़ॉर्मिटी ऑफ थॉट नहीं दिखती। तो इसके पीछे इज़रा पाउंड ही रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा मैटर हटा दिया। अब जो मैटर बीच से हटा दिया, जो लिंक हट गई वहाँ से, तो उसे समझने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इस पोएम को लिखने में टी.एस. इलियट, क्योंकि वो एक वाइडली रेड पर्सन थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते-लिखते थे बुक्स को, तो उन्होंने उस समय वो 2 वर्क्स पढ़ रहे थे। एक जिसका पहला नाम था फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, जो कि जे.सी. एल. वेस्टन के द्वारा लिखा गया था, और दूसरा जो वर्क था द गोल्डन बाउ, जेम्स फ्रेज़र के द्वारा लिखा गया। इन 2 एंथोलॉजीज़ को पढ़ रहे थे और उनको पढ़ते हुए ही और ऊपर से जो सोसाइटी की सिचुएशन थी उससे प्रभावित होकर के उन्होंने जो इसका टाइटल है वो एक तरह से फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस जो बुक है उससे ही लिया है। और एपिग्राफ जो उन्होंने इसमें ऐड किया है वो लिया है उन्होंने एक लैटिन पोएट हुए हैं पेट्रोनियस, उनका वर्क था सैटिरिकॉन, उससे लिया है एपिग्राफ जो कि उन्होंने इसमें अटैच किया है। इसके अलावा अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि ये पोएम डेडिकेट किसको है, तो डेडिकेट की थी उन्होंने इज़रा पाउंड को, अपने मेंटोर गाइड को। और उनको उन्होंने कहा था इल मिगलियर फैब्रो, जिसका मतलब था द बेटर क्राफ्ट्समैन। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। डेडिकेशन आपको पता होना चाहिए कि पोएम डेडिकेट किसको की गई है। और जो फ्रेज है एक्चुअली इल मिगलियर फैब्रो, ये उन्होंने लिया था डांटेस की डिवाइन कॉमेडी से, जिसका मतलब है, बता चुका हूँ आपको, द बेटर क्राफ्ट्समैन। थीम्स की बात करें तो थीम बहुत ज़्यादा इस पोएम में भरी पड़ी हैं, चाहे वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ हो या जो एलियनेशन हो। आजकल जो सोसाइटी में लोग अपने आप को बिलोंग फील नहीं कर रहे हैं कहीं से, डिसइंटीग्रेशन, सेक्सुअल परवर्जन, लाइफ इन डेथ, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और ना जाने क्या क्या इसमें थीम्स जो आपको हम पढ़ेंगे तब देखने को मिलेंगी। बहुत सारी थीम्स इसमें इंक्लूड की हैं टी.एस. इलियट ने। इस वीडियो में मैं आपको पहला जो पार्ट है इसका, द वेरियल ऑफ द डेड, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 5 पार्ट हैं तो एक वीडियो में उनको कवर करना नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकली आप भी बोर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम सेक्शन वाइज ही उनको कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे द वेरियल ऑफ द डेड की। तो शुरू करते हैं इसका हम। जैसे एक गाना है हिंदी में कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, तो ठीक उस तरह से इस पोएम में हम कह सकते हैं कि हर लाइन में एक रेफरेंस है, कैसे समझे कोई। हर लाइन में कोई न कोई रेफरेंस किसी न किसी वर्क को, क्योंकि टी.एस. इलियट का जो नॉलेज था वो बहुत ही ज़्यादा वाइड था, और ना केवल मिथ का, इवन रिलीजियस एंथोलॉजीज। और जब उन्होंने 1927 में जब वो ब्रिटिश सिटीजन बन गए तब उन्होंने कह दिया था कि आई एम अ रिलीजियस पोएट। तो कहीं न कहीं इस पोएम में रिलीजियस एलिमेंट्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जो कि उन्होंने लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ही लिखा है। और इसीलिए इस पोएम का नाम भी रख दिया द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड टाइटल की बात कर ली जाए थोड़ी सी, एक्चुअली जो रिचुअल टू रोमांस बुक है जेसी एल वेस्टन की, उसमें मिस वेस्टन ने एक फिशर किंग है
उसके राज्य के बारे में बताया है कि उसने एक सेक्सुअल सिन किया था, उसने उसके सोल्जर्स ने एक सिन पाप किया था जिसकी वजह से उसका पूरा राज्य जो है वो स्ट्रेल हो गया था, एक तरह से बैरन हो गया था, वेस्ट हो गया था। तो उसी थीम से प्रभावित होकर के इन्होंने ये जो टाइटल रखा है द वेस्टलैंड, वहीं से सेलेक्ट किया है उसी थीम से। एपिग्राफ जो कि मैंने आपको बताया कि लैटिन में लिखा है, तो इसमें भी एक रेफरेंस है। वो रेफरेंस दिया गया है एक्चुअली एक सिबिल, एक महिला होती है सिबल, जिसका नाम सिबल है, और वो एंडोड होती है प्रोफेटिक पावर से। उसके अंदर क्षमता होती है भविष्यवाणी बताने की, और उससे क्या हो जाता है, जो सन गॉड है अपोलो, उनको उससे प्यार हो जाता है। उसको जब प्यार हो जाता है सन गॉड को, तब उसके बदले में, क्योंकि प्रेमिका है, तो सन गॉड उसको इमोर्टैलिटी दे देते हैं कि ठीक है तुम अमर हो जाओगी क्योंकि मेरी प्रेमिका हो। क्या होता है कि अमरता तो उसे वो दे देते हैं, लेकिन वो उसको एवरलास्टिंग जो यूथ है वो देना भूल जाते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है, तब उस सन गॉड का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और वो बेचारी सिमट जाती है। और उसकी लाइफ जैसे टिथोनस की कहानी जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, ठीक वैसा ही यहाँ पर है कि अंत में वो ये चाहती है कि किसी तरह से वो मर जाए। तो ये जो फ्रेज़ है ये लैटिन में लिखा गया है, और इसका मतलब यही है कि जब जार में देख कर के सिबल को लड़के उससे पूछते हैं कि सिबल व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू विश? तब वो कहती है आई वांट टू डाई। इसका मतलब ये है कि मैं मरना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी से तंग आकर के। तो एक तरह से इस पोएम की थीम को यहाँ पर टी.एस. इलियट ने बताने की कोशिश की है कि देयर इज़ डेथ, देयर इज़ डिके, देयर इज़ लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कुल मिला के जो ज़िंदगी लोग जी रहे हैं वो एक तरह से डेथ इन लाइफ है। ये बताने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की है। लैटिन से लिया गया है, और जो राइटर हैं उनका आपको नाम याद रखना चाहिए, पेट्रोनियस। एपिग्राफ लैटिन में है, सिबल की स्टोरी है, बात हो गई एपिग्राफ की। अब जो पहला सेक्शन है इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, डेडिकेशन में जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, फॉर इज़रा पाउंड उन्होंने बोला है इल मिग्लियर फैब्रो, और ये लिया गया है डांटे की डिवाइन कॉमेडी से, जिसका नाम है फॉर अब बेटर क्राफ्ट्समैन, ये लिया गया है वहाँ से। तो इस पे बहुत ज़्यादा क्योंकि आपने देख लिया है तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट सेक्शन की, द बेरियल ऑफ द डेड। ये एक्चुअली एक ग्रीक परंपरा थी, ग्रीक लोगों की बहुत पुरानी। उस परंपरा को समझाने की उन्होंने कोशिश की है। जैसे क्या होता था, ग्रीक लोग जो कॉर्न गॉड होते थे, अनाज के एफजी बनाते थे पुतले अनाज के, जिनका नाम होता था एडोनिस ओरिसिस। उनको वो दफनाया करते थे सीजन, और जब वो अनाज निकल आता था, स्प्राउट हो जाता था, तब वो अपने खेतों की बुवाई किया करते थे, जिससे उनको पता चल जाता था कि ये प्रॉपर टाइम आ गया है बुवाई का, खेतों में हार्वेस्टिंग का, मतलब फसल बोने का। और इस तरह से वो जो परंपरा थी उनकी, द वेरियल ऑफ द डेड, वो एक तरह से सिंबल था कि बेरियल कर दिया, दफना दिया, और उसके बाद रिबर्थ हुआ, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सीजन में फिर से उसको वो वेरी करेंगे, दफनाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डेथ, बर्थ और डेथ, डेथ, रिबर्थ और डेथ, कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस चलता रहता है। वहां से उन्होंने ये टाइटल लिया है, उस ग्रीक मिथ से उन्होंने ये टाइटल लिया है, द बेरियल ऑफ द डेड। अब जो मैंने आपको गीत बताया है कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई टाइप, यह कि हर लाइन में एक रेफरेंस है। अब शुरुआत हो रही है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग lilacs out of dead land, mixing memory and desire, stirring the roots with spring rain। तो ये जो पहला रेफरेंस है, ये रेफरेंस है जोफरी चौसर का, जो आपने पढ़ा होगा, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। उसमें उन्होंने अप्रैल को बहुत अच्छा महीना बताया है। एक्चुअली अप्रैल जो महीना है वो है स्प्रिंग सीजन का, जब नई बारिश से नए पौधे, नई कोपलें उनसे फूटती हैं पौधों से। तो ये वहाँ के बारे में रेफरेंस है जोफरी चौसर के बारे में। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अप्रैल इज द क्रोलेस्ट मंथ। अब यहाँ पे क्रोलेस्ट मंथ क्यों बोला है? क्योंकि जिस तरह से जो लोग हैं वेस्टलैंड के, डेनिजन्स हैं, निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो लोग इतना ज़्यादा
बिजी हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, उनके अंदर आध्यात्मिकता खत्म हो चुकी है, तो उनके लिए चीज़ें उल्टी हो गई हैं। जैसे बारिश हो रही है, स्प्रिंग सीज़न हो रही है, तो उनको कैसी लग रही है, वो उनके लिए क्रूअल है, क्योंकि वो एक नींद में खोए हुए हैं भौतिकता की, और उस नींद से वापस आना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें जो हो रही हैं, स्प्रिंग सीज़न या बरसात जो है, वो कैसी हो रही है, क्रूलेस्ट है, जो कि उनको टॉर्चर दे रही है। उनके मेंटल जो पीस है, उनकी भौतिकता में, उनको भौतिकता में ही मेंटल पीस मिली हुई है, तो उससे वो टॉर्चर महसूस कर रहे हैं। तो उनके लिए चीज़ें कैसी हो गई हैं, क्रूअल। ये बताने की यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है। आगे बोल रहे हैं कि ब्रीडिंग ब्रीडिंग मतलब प्रोड्यूसिंग करते हुए, अप्रैल की जो बारिश है, जो स्प्रिंग सीजन है, तो ब्रीडिंग उत्पन्न कर रही है क्या, लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। अब लाइलैक्स क्या होता है, एक्चुअली ये एक सफेद रंग की फुलवारी होती है, फूल होते हैं जिसमें झाड़ी सफेद रंग के फूल आते हैं। और आउट ऑफ द डेड लैंड क्यों बोला है? क्योंकि विंटर सीजन में ये सिर्फ झाड़ी लीफलेस हो जाती है, और उसके सीड्स जमीन में गिर जाते हैं, और वो पूरी विंटर पड़े रहते हैं। तो क्योंकि वो वहां पर डेड लैंड की तरह, जैसे पीबी शैली ने भी एक रेफरेंस, उनकी पोयम है ओड टू द वेस्ट विंड, वो बोलते हैं कि बीज पूरे साल पड़े रहते हैं, और जैसे उनको मौका मिलता है वो उगाते हैं। ठीक उसी तरह से ये स्प्रिंग सीजन में लाइलैक्स के जो बीज हैं, वो फुलवारी उगने लगती है डेड लैंड से, मृत जमीन से, क्योंकि पूरे साल वो मृत प्राय थे। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर। अब मिक्सिंग मतलब जो मौसम है, जो स्प्रिंग सीजन है अप्रैल, वो उन लोगों में, वेस्टलैंडर्स में, वहाँ के निवासियों में दो चीजें ला रही है, मेमोरी एंड डिजायर। मेमोरी का मतलब ये फिर से उस रिचुअल की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रीक लोग स्प्रिंग मतलब सीजन से पहले एफजी या पुतलों को, कॉर्न गॉड के पुतलों को जलाया दफनाया करते थे एक्चुअली। तो वो एक मेमोरी है रिवर्थ की, कि हाँ भाई उठो, उठ खड़े हो जाओ, और एक टाइम आ गया है हमें कुछ करने का। और डिजायर मतलब ये उनके अंदर इच्छा उत्पन्न करना चाह रही है कि भाई अपने आप को अपलिफ्ट करो, मेक योर सेल्फ स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड। लेकिन ये लोग इतने ज्यादा सोए हुए हैं, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर है इतनी ज्यादा, आध्यात्मिकता मर चुकी है, तो उनकी जो डिजायर है, मेमोरी और डिजायर मिक्स हो रही है, लेकिन कोई वो इच्छा जो है उनकी, वो बलवती नहीं हो रही है। यूं कहो कि वो एनकरेज नहीं हो पा रहे हैं इन सब चीजों से, उल्टा उनको ये चीजें टॉर्चरस लग रही हैं, उनके मन को वो दुखी कर रही हैं। एक्चुअली जो पहला स्टेंजा है, इसमें भी उन्होंने एक और राइटर हुई हैं जर्मनी की, मैरी, जिनके बारे में, जिनकी ऑटोबायोग्राफी एक बुक लिखी थी जिन्होंने, जिनके बारे में यहाँ पे रेफरेंस दिया है टीएस इलियट। मैरी लैरिट्स जिनका नाम था, जिनकी बुक थी माई पास्ट, 1913 में लिखी गई थी, जर्मन की एक कुलीन महिला थी, जिनके आगे आपको रेफरेंसेस मिलेंगे इस स्टेंजा में। ये उन्होंने बताया है। तो कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग सीजन है, वो स्टरिंग जो है, चौंका रही है, डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। बरसात हो रही है इस मौसम में, स्प्रिंग बरसात। तो वो जो जड़ें हैं, जो कि इतने दिनों से सोई पड़ी थी, एक तरह से उनको वो डल हो चुकी हैं, वो अपनी एक इनएक्टिव हो चुकी हैं, उनको एक तरह से स्टर, चौंका देना, उनको चौंका रही है कि भाई इट्स टाइम टू स्प्राउट। तो एक तरह से रिवर्थ की कोशिश की जा रही है। रिवर्थ किसका हो रहा है यहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी का। लेकिन वो लोग इतना ज्यादा, वेस्टलैंडर्स या वेस्टलैंड जो मॉडर्न सोसाइटी है, लोग इतना ज्यादा स्पिरिचुअली ब्लैंक हो चुके हैं कि उनको ये चीजें टॉर्चर कर रही हैं। आगे वो बोल रहे हैं कि विंटर केप्ट अस वार्म। अब यहाँ पे मैरी एपिसोड शुरू हो गया है। मैरी लैरिट्स जर्मनी की काउंटेस थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी माई पास्ट 1913 में, ये उसका रेफरेंस है। तो ये अस किसके लिए आ रहा है, मैरी और उनके प्रेमी के लिए। वो कह रही हैं कि विंटर केप अस वार्म, कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो। बताते चलो कि इसमें एक और कैरेक्टर है, टायरसियस। जो टायरसियस हैं, वो क्या हैं, वो एक प्रोफेट है, और वो ब्लाइंड हैं, और बाइसेक्सुअल, उनमें महिला और पुरुष दोनों के ही गुण हैं। तो एक तरह से यहाँ पर वो डायरेक्ट कहीं नहीं आते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको बोलते हुए दिखाया गया है। तो बहुत सारी थीम्स या बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज बदलते हैं। कई बार आपको लगेगा फर्स्ट पर्सन, कई बार लगेगा थर्ड पर्सन, और कई बार लगेगा आपको कि टायरसियस जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये बात हो रही है मैरी की, और मैरी टायरसियस को जवाब दे रही हैं कि विंटर केप अस्वाम। अब ये मैरी क्या है, मैरी ऑटोग्राफ बायोग्राफिकल जरूर रेफरेंस मिला है, लेकिन
ये एक कॉमन वेस्टलैंडर महिला हैं जो बता रही हैं कि विंटर में हम अपने आप को वार्म रखते थे, गर्म कपड़े पहनते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मतलब एक तरह से हम अपने आप को इनएक्टिव रखते हुए पड़े रहते हैं गर्म कपड़ों में, हम उसमें ज़्यादा गर्मी पसंद करते हैं। एक तरह से ये बात कर रहे हैं एक मतलब थोड़ा और बोल्ड कहा जाए तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं कि दे एन्जॉय दोज़ एक्टिविटीज़ मोर और कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो और जो ज़मीन है या जो आसपास का वातावरण है वो एक तरह से जो बर्फ़ है उससे ढक जाता है। बर्फ़ ढक जाने से सारी जो वेजिटेशन है, सारी फर्टिलिटी जो है वो रुकी हुई होती है। पौधे अपने आप को स्प्राउटिंग छोड़ देते हैं तो वो भूल जाते हैं। फॉरगेटफुल स्नो बोला गया है क्योंकि पत्तियाँ या फूल या जो भी पौधे सब अपने आप को भूल जाते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। बस अपने आप को जो प्लेज़र सीकर होते हैं वो अपने आप को वार्म रखते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। फीडिंग अ लिटिल लाइफ थोड़ी ही ज़िंदगी बची होती, वेजिटेशन बहुत कम होता है जो सर्वाइव करता है इतनी ज़्यादा उस स्नो में, तो बहुत कम लाइफ है विद ड्राइड ट्यूबर्स और जो ट्यूबर्स का मतलब क्या है जड़ें, जो जड़ें सूख चुकी हैं विंटर में एक तरह से या ड्राई हो चुकी हैं, उनमें बहुत कम लाइफ है जिसको वो स्प्रिंग रीजन फीड कर रही है, स्प्रिंग रेन और कह रही है कि हाँ इट्स टाइम ऑफ रिबर्थ। फिर आगे समर सरप्राइज़ ये मैरी बता रही हैं कि समर जो है उसमें भी हमें सरप्राइज़ मिला क्योंकि कमिंग ओवर द स्टार्नबर्गर सी एक्चुअली ये जर्मनी की मैरी हैं तो वहीं का रेफरेंस है। ये एक झील है स्टार्नबर्गर सी म्यूनिख शहर में जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ समर गर्मियों में हमें सरप्राइज मिला, अचानक से बारिश होने लगी। क्या है विद अ शावर ऑफ रेन, बारिश होने लगी जिस वजह से हमें सरप्राइज मिला, वहाँ बारिश नहीं हुआ करती थी। या जो स्पिरिचुअलिटी है उससे वो दूर भाग रही है। शी इज प्लेजर सीकिंग वुमन। वी स्टॉप इन द कॉलोनेट, जो पेड़ों के और झुरमुट था लाइन से लगा हुए जो पेड़ थे उनमें जाकर के वे रुक गई, उन्होंने उनसे बचाव किया। मतलब उस स्पिरिचुअलिटी से एक तरह से उन्होंने अपने आप बचाव किया और वो उन अपने प्लेजरेबल एक्टिविटीज में खो गई। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट इनटू द हॉप गार्डन, ये एक पब्लिक पार्क है जहां वो पहुंच गई और अपना क्यों कहो कि शी इज रनिंग अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो कि उनको करनी चाहिए। एंड ड्रंक कॉफी एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, वहां जाकर उन्होंने अपने प्रेमी के साथ कॉफी पी और 1 घंटे तक उन्होंने वहां पर बैठ के टाइम स्पेंड किया, बातें की। तो ये एक्टिविटी है एक कॉमन वुमेन की ऑफ वेस्टलैंड सोसाइटी जिसको वो ये यहाँ पर चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं टी एस इलियट। अब ये जो लाइनें हैं ये लाइन है जर्मन लैंग्वेज की जिसमें वो कह रही है कि आई एम नॉट बिनगार कीन रशियन, क्योंकि हम लोग जर्मनी नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा बस समझने की जरूरत यह है कि वो कहती है कि मैं रशियन नहीं हूँ और मैं लिथुआनिया से आती हूँ और मैं पूरी तरह से मैं रशियन नहीं हूँ, मैं लिथुआनिया से आती हूँ, मैं ओरिजिनल जर्मन हूँ, मतलब मैं पूरी तरह से जर्मनी की हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी बताती है किसको, टायरसियस को, जब उससे वो पूछता है। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, आगे वो बताती है कि जब हम बच्चे थे, स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स, उनका जो कजन है आर्क ड्यूक उसके साथ वो रुकती थी टहलती थी। माई कजन्स ही टुक मी आउट ऑन स्लेड, और जो स्लेज गाड़ी होती है बर्फ पे जो चलती है जिसपे वो घूमने जाया करती थी अपने प्रेमी के साथ। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, और ये डर जाया करती थी क्योंकि छोटी थी। ही सैड, तब वो कहता था मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट, मुझे टाइट पकड़ो। एंड डाउन वी वेंट, और फिर हम स्लेजिंग किया करते थे। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। देयर यू फील फ्री, वहां आप फ्री महसूस करते हो, मतलब जहां जाकर के आराम से जो वायलेट्स हैं, नॉर्मल वायलेट्स हैं, उनको मतलब सारे नियम को तोड़ सकती हैं। यहाँ पर फिर से एक सेक्सुअल रेफरेंस है कि शी इज फ्री टू एंजॉय सेक्सुअल प्लेजर विद हर कजन देयर। आई रेड, रात में वो सोती हैं मतलब पढ़ती हैं, मच ऑफ द नाइट, देर रात तक। एंड गो साउथ इन द विंटर, विंटर में जो दक्षिणी राज्य हैं वहां पर वो एंजॉय करने चली जाती हैं। कुल मिला के ये सारा जो एक स्टेंजा है ये मैरी एपिसोड है कह सकते हैं। और इसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कितना ज्यादा इन फिजिकल जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं उनमें लगे पड़े हैं और किस तरह से स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग रहे हैं, उनका इंटरेस्ट रिलीजन से दूर हो चुका है और वो इन सब चीजों में खोए हुए हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ पर टी एस इलियट ने की है।
आगे ये बात हो रही है जो अप्रोस्टिक क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है टायरसियस। एक तरह से उसे पता है जवाब, खूब अच्छे से पता है वेस्टलैंड का। तो पूछ रहा है व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश। वो कहता है कि क्या जो जड़ें हैं, क्लच का मतलब होता है जो जड़ें जकड़े रहती हैं जमीन को, कैसी जड़ें यहाँ, यहाँ कोई जड़ें नहीं हो पाएंगी, या यहाँ कोई ब्रांचेस या नई शाखाएं नहीं उगेंगी, क्योंकि ये जो स्टोनी रबिश, या यूं कहो ये जो रेफरेंस है, सिंबल है कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा जड़त्व है, इतना ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज है रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, कि यहाँ पर उनके जो स्टोनी रविश है, उनके पत्थर दिल, या उनके कह सकते हैं कि अज्ञानता भरे हृदयों में कोई भी नई चीज या नई स्पिरिचुअल बात या रिलीजियस प्रिंसिपल जन्म नहीं ले पाएगा, ये कहने का मतलब है। अब ये सन ऑफ मैन, ये फिर से एक रेफरेंस है जो एक ज्यूस प्रॉफिट हुए हैं, एजिकियल थर्ड, उनका रेफरेंस है सन ऑफ मैन, कि तुम क्या जानो, तुम क्या जवाब दे पाओगे इन सब चीजों का, क्योंकि तुम तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ जानते नहीं हो, क्योंकि ज्यूस और ईसाइयों का एक एंटी सिस्टम चलता है रिलीजन को लेकर के। यू कैन नॉट से, तुम तो कह ही नहीं पाओगे, और गेस, और तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, फॉर यू नो ओनली, क्योंकि तुम सिर्फ यही जानते हो, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि ज्यूस लोग जो हैं वो आइडल्स या मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है कि भाई तुम तो सिर्फ मूर्तियों के पूजक हो, तुम क्या बता पाओगे स्पिरिचुअलिटी क्या है। वेयर द सन बीट्स, जहाँ जो सूरज है वो इतना ज्यादा चमक रहा है, यूं कहो कि एकदम ड्राइनेस है और कोई भी वहाँ, एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, जो पेड़ हैं वो भी डेड हो चुके हैं, वहां पर अब कोई आराम नहीं है उस लैंड में, उस जगह में। द क्रिकेट नो रिलीफ, क्रिकेट जो है ये सिंबल है नेचर का, कि कुदरत में कोई राहत नहीं है, बस सूरज ही चमक रहा है। तो ये एक तरह से रेफरेंस है उन युद्ध का, या जो रैवेज प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में तरह लगातार बनी हुई हैं, दे आर नॉट एट पीस, क्योंकि दे आर अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। नो रिलीफ एंड द ड्राई स्टोन, नो साउंड ऑफ वाटर। ड्राई स्टोन मतलब लोगों का जो एक अज्ञानता से भरा हुआ जो हृदय है, वहां पर नो साउंड ऑफ वाटर, वहां पर आपको कोई भी पानी की आवाज सुनाई नहीं देगी, पानी छपकने की, या यूं कहो कि देयर इज नो साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द ड्राई हार्ट्स ऑफ द मेन ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के जो लोग हैं उनके मन इतने ज्यादा सूखे, अज्ञानता या भौतिकता से भरे हुए हैं, कि उनके अंदर कोई भी स्पिरिचुअलिटी, वाटर का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी देखने को नहीं मिलेगी, ये बताने की कोशिश की। थोड़ा रेफरेंस की बात और कर लेते हैं, ये जो है हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, ये एक रेफरेंस है गॉड के जजमेंट का, जिसमें वो ज्यूस लोगों से कहते हैं कि एंड योर इमेजेस शैल बी ब्रोकन, कि तुम जो मूर्तियों की पूजा करते हो वो एक दिन टूट जाएगी, मतलब यू आर नॉट ट्रूली फॉलोइंग रिलीजन, यू आर हिपोक्रिट्स, क्योंकि मूर्ति पूजा उस धर्म में, या जो भी कहो, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये एजेकियल के लिए एक रेफरेंस था, जो प्रॉफिट है ज्यूस के। आगे कहते हैं कि देयर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक, सिर्फ एक ही जगह छांव है, वो कहाँ है, इस रेड रॉक, ये सिंबल है चर्च का, रेड रॉक, क्योंकि जो ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था, तो इतना सा रेड जो शब्द है ये मैच कर रहा है उनके ब्लड से। तो कहने की कोशिश की गई है कि सिर्फ चर्च में या स्पिरिचुअलिटी में ही आपको आराम मिल सकती है, पीस मिल सकती है, मेंटल पीस, बाकी कहीं भी आपको कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया इस तरह से इस रास्ते पर चल रही है, अवे फ्रॉम रिलीजन। आगे कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, और इस तरह से वो टायरसियस जो है वो वेस्टलैंडर्स को कह रहा है कि भाई आओ और चर्च में या धर्म के प्रति बढ़ो, स्पिरिचुअल हो जाओ, धर्म में आस्था बढ़ाओ, रिलीजन में अपना टाइम व्यतीत करो, इन सब चीजों से दूर भागो। तो एक तरह से ये आह्वान है कि कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रॉक, यही एकमात्र रास्ता है टू लिव पीसफुली। आगे वो कहते हैं आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। अब ये शैडो एट मॉर्निंग का मतलब बात हो रही है जवानी की, यूथ की, और ये शैडो एट इवनिंग की बात हो रही है डेथ की। वो कह रहा है कि मृत्यु और जो जवानी है, इन दोनों चीजों से अलावा मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाऊंगा। पैरसेस कह रहा है उन लोगों से कि मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाऊंगा, एक बार मेरे पास आके देखो। वो क्या दिखाएगा, वो कह रहा आई विल शो यू
द फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट। अब ये हैंडफुल ऑफ डस्ट क्या है? ये एक्चुअली फिर से एक रेफरेंस है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना है। ये बात लगभग दूसरे धर्मों में भी कही गई है, हिंदू धर्म के अलावा, कि हम मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो वो कह रहा है कि जो मेंटल आदमी का, जो इंसानों का मेंटल डायलेमा है या मेंटल वर्ल्ड है, वो बना हुआ है एक मॉर्टल वर्ल्ड पे, मतलब हमारे शरीर पे हमारी बहुत जो बौद्धिक चीजें हैं वो टिकी हुई हैं, और वो बहुत क्षण भंगुर हैं। और इस तरह से आदमी लगातार फियर में रहता है कि कब, क्योंकि हम बीमारियों से, मौत से डरने लगते हैं। एक जब हम जवान होते हैं, जब हमारे अंदर एनर्जी होती है, तमाम हम कामों में बिजी होते हैं, हम भूल जाते हैं कि वन डे वी हैव टू डाई। लेकिन जैसे ही हमारी एक उम्र गुजरती है, तब हम सोचने लगते हैं कि यस, वी आर रनिंग टूवर्ड्स वी आर रनिंग टूवर्ड्स डेथ। तो कुल मिला के ये एक रेफरेंस है कि वो डराना चाह रहा है, बताना चाह रहा है हकीकत कि आई विल शो यू द फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट। का मतलब मैं तुम्हारी हकीकत बताने वाला हूँ कि तुम्हारी हकीकत क्या है। और थोड़ा और रेफरेंस की बात कर लेते हैं उसके, उसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हैंडफुल ऑफ डस्ट एक्चुअली जो जेनेसिस थर्ड है वहां से लिया गया रेफरेंस है, जिसमें एक लाइन कही गई है कि फॉर डस्ट दाउ आर्ट एंड टू डस्ट शैल्ट दाउ रिटर्न। तो उसी से एक रेफरेंस है। अगली जो लाइनें हैं, ये लाइनें बोली गई रिचार्ड वैगनर की। ये जो लाइन है, यहाँ पे थीम बदलती है, क्योंकि पहला स्टेंजा मैरी एपिसोड था, दूसरा स्टेंजा टायरसियस एपिसोड था। ये एक प्रेमी प्रेमिका की बात की गई है। एक रिचार्ड वैगनर एक राइटर हुए हैं, उनकी एक वर्क है उनका ट्रिस्टन एंड आइजोल्डे, उससे लिया गया ये फ्रेज है, ये लाइनें हैं, जिनका मतलब है कि फ्रेश ब्लोस द विंड फ्रॉम ऑफ द बाउ, माई आयरिस मेड वेयर लिंगरेस्ट दाउ। एक्चुअली ट्रिस्टन जो है वो एक समुद्र पे यात्रा कर रहा है, शिप पर समुद्री यात्रा कर रहा है एक शिप पर, और वो इंतजार कर रहा है अपनी प्रेमिका आइजोल्डे का, और इंतजार कर रहा है कि वो कब किनारे पे आएगी, लेकिन वो नहीं आती है। तो अगली जो पंक्तियां हैं, इनमें उस प्यार की बात की गई है जो आउट ऑफ मैरिज है, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या तमाम चीज़ें लोग करते हैं, या जो लस्टी रिलेशनशिप्स हो गई हैं लोगों की, जिसमें देयर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बिलीफ, ये सारी चीज़ों की कमी है। तो ये उस स्टेंजा में ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं। तो इन लाइनों का मतलब यही है, ली गई हैं रिचार्ड वैगनर के बुक ट्रिस्टन एंड आइजोल्डे से। अक्सर अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। यू गेव मी अ hyacinth फर्स्ट ईयर अगो। अब यहाँ पे एक प्रेमी प्रेमिका की बात हो रही है, जो मॉडर्न लव है वो बताने की कोशिश की है टी एस इलियट ने। दे कॉल्ड मी hyacinth गर्ल, कि पहली साल नई नई जब रिलेशनशिप बनती है लोगों की, तो खूब तमाम सपने दिखाते हैं एक दूसरे को, तमाम गिफ्ट्स देते हैं। तो कहती है कि तुमने पहली साल मुझे hyacinth फ्लावर दिया था। इस hyacinth फ्लावर जो है, ये भी इसके पीछे भी एक कहानी है, वो खैर छोड़ो। ये लाल रंग का फूल होता है जो कि सेंसुअस लव के एक सिंबल है। और लोगों ने मुझे हयासिंथ गर्ल कहा था, मतलब वो बहुत खुश थी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर रिलेशनशिप। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे उनकी जो लस्टी इमोशंस या लस्टी फीलिंग्स जैसे उनकी फुलफिल हो गई, तो दोनों एक दूसरे से जो है विमुक्त हो गए, या उनका एक दूसरे में इंटरेस्ट कम हो गया, खत्म हो गया। जो आजकल होता है कि शुरुआत में आजकल जैसे नए नए कॉन्सेप्ट शुरू हो गए हैं, वन नाइट स्टैंड की, भाई गए किसी पब में कहीं, और कोई किसी को पसंद आया, कोई किसी को पसंद आया, गए, रात गुजारी और चलते बने। तो कोई किसी से कोई कोर्ट केस नहीं, कोई किसी से शिकायत नहीं, कोई किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं। तो इस टाइप की चीजों को बताने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की है कि जब उसको उसके प्रेमी ने गिफ्ट दिया तो बहुत खुश हुई, लेकिन बाद में उस जैसे उससे विमुक्त हो गया, तब ये जो शब्द हैं, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा है, तो नया स्पीकर है, उसका प्रेमी कह रहा है कि येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द hyacinth गार्डन, उस बगीचे से जब हम वापस आए थे, तो क्या हुआ, योर आर्म्स फुल एंड योर हेयर वेट। तुम बहुत खुश थी, अपने तुम्हारे बाल गीले थे, तुम्हारे बाहों में एकदम ये सारी चीजें hyacinth फ्लावर भरे हुए थे, गिफ्ट से सब कुछ था। लेकिन वो चीजें मुझे तुच्छ लगने लगी। आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, आई वॉज नीदर लिविंग नॉर डेड। लेकिन अब मुझे, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मुझे लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ, या मान के चलो कि मैं ना तो जीवित फील कर रहा था, ना ही अपने आप को मृत महसूस कर रहा था, कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। कुल मिला के यह है कि मुझे अब तुम बकवास लगने लगी हो, आई न्यू नथिंग, और मेरा जो इंटरेस्ट था, या जो हम दोनों का इंटरेस्ट था, वो मर चुका है।
तो ये आउट ऑफ मैरिज जो लव आजकल हो रहा है उसके बारे में रेफरेंस कहा गया है कि बहुत जल्दी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का। फिर वो कहता है कि लुकिंग इनटू द हार्ट ऑफ लाइट का मतलब कि अंततः मैंने जब ध्यान दिया सारी चीज़ों पे, दुनियादारी चीज़ों पे, हार्ट ऑफ लाइट का मतलब नॉलेजफुल थिंग्स का जो सेंटर या थीम मैंने देखी, तो मुझे समझ आया कि देयर इज नथिंग, देयर वाज ओनली साइलेंस, कि कोई भी प्यार व्यार कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट लस्टी attraction which was fulfilled, and now you should go on your own way, and I have nothing to offer you, and I have lost my speech, it means I have lost my feelings to praise you, और जो भी है चीजें खत्म। अब जो अगली लाइन, ये फिर से जो रिचार्ड वैगनर का ओपेरा है ट्रिस्टन एंड आइजोल्डे, उससे ली गई हैं। पहला जो मतलब था उसमें ट्रिस्टन अपनी प्रेमिका को बुला रहा है कि हवा बहुत अच्छी बह रही है, तुम कहाँ हो। और ये जो है ये अगले एपिसोड ली गई है जिसमें आइजोल्डे नहीं आती है और वो मर रहा होता है शिप पर। तो एक तरह से इसका मतलब है इसका मतलब है डेजोलेट एंड एम्प्टी इज द सी, मतलब समुद्र खाली है, सन्नाटा है और कुछ नहीं मिला। कुल मिला के उस प्रेमी प्रेमिका को कुछ नहीं मिला। जिस तरह से ट्रिस्टन एंड आइजोल्डे की जो लव स्टोरी थी वो भी अधूरी रह गई, क्योंकि ट्रिस्टन जो है वो शिप पर ही मर जाता है और आइजोल्डे नहीं पहुंचती उसको रिसीव करने। अब ये नेक्स्ट स्टेंजा है, यहाँ पे एक नया शुरू होता है, एक मतलब फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं। मैडम सोसोस्ट्रिस का, फेमस क्लेयरवोयंट है, मतलब भविष्य वक्ता है। और ये मैडम सोसोस्ट्रिस उन्होंने एल्डस हक्सले का एक नॉवेल है, ये सिलियस ने उससे बोरो किया है कैरेक्टर, क्रोम येलो जिसका नाम है। वहाँ पे एक सोसोस्ट्रिस होती हैं जो फर्जी भविष्य बताती हैं, ठीक उस तरह से मैडम सोसोस्ट्रिस भी एक फर्जी भविष्य बताने वाली हैं। एक आयरनिकल कैरेक्टर है, हैड अ बैड कोल्ड, क्योंकि दूसरों का भविष्य बताती हैं कि क्या होगा, लेकिन खुद ही उनको सर्दी जुकाम है और खुद अपने हेल्थ के बारे में पता नहीं कर पाई। नेवरदलेस फिर भी वो कोशिश कर रही हैं बताने की कि क्या भविष्य है। अपने उनके पास कोई क्लाइंट आया हुआ है जिसके बारे में वहां पर वो बात कर रही हैं, और वो जानी जाती हैं इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप। ये भी एक आयरनी है कि बताने की कोशिश की गई है कि पूरे यूरोप की सबसे ज्यादा वो समझदार महिला है एक्चुअली, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक आयरनिकल स्टेटमेंट है कि उनके बारे में कहा गया है। विद अ विकेड पैक ऑफ कार्ड्स, जो टैरो कार्ड्स होते हैं जो ग्रीक लोग रखा करते थे कभी, उनका टोटल नंबर था 78। 78 टैरो कार्ड्स हुआ करते थे। ग्रीक लोग जो नील नदी है उसके पानी के उतार और चढ़ाव को देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उस आर्ट का यहाँ पर कह सकते हैं एक पैरोडी की है, टी एस इलियट ने एक मजाक बनाई है कि यहाँ पे जो सोसोस्ट्रीज हैं वो बताएंगी लोगों के जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। हियर सैड शी, वो कह रही है कि देखो ये सब है, क्या क्या है उनके पास, भविष्य बताने वाली हैं वो लोगों को। वो कह रहे हैं कि इज योर कार्ड द ड्राउंड फिनिशियन सेलर। अब जो कॉर्न गॉड जिनके एफजी या पुतले दफनाए जाते थे, ये फिर से उस ग्रीक रिचुअल का पैरोडी इन्होंने की है कि ये देखो एक ड्राउन डूबा हुआ फेनिशियन सेलर है एक कार्ड पे छपा हुआ। तो ये रेफरेंस है फिर से उस कॉर्न गॉड बैरियल का, जिसमें ग्रीक लोग दफनाया करते थे अपने अनाज के बने हुए पुतलों को देवताओं के, जिससे कि वो पता कर सकें स्प्राउटिंग का टाइम। दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज लुक। अब ये रेफरेंस है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है टेम्पेस्ट, उससे लिया गया, जिसमें जो एरियल है वो गाता है, बताता है कि जो डूब जाते हैं लोग उनकी आंखों के बारे में कि उसकी आंखें मोती बन गई हैं तमाम। टेम्पेस्ट से रेफरेंस है, इतना काफी है। हियर इज बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स, ये फिर से एक रेफरेंस है। द लेडी ऑफ सिचुएशंस ये रेफरेंस है। लियोनार्डो दा विंची जो एक इटालियन पेंटर हुए हैं, उन्होंने एक बनाया है वर्जिन मैरी का, लेडी ऑफ रॉक्स जो पिक्चर बनाई है वहां का रेफरेंस है। तो ये सारे टैरो कार्ड में तस्वीरें हैं, उनके बारे में बात हो रही है। हियर इज द मैन, एक फिर से एक आदमी है विथ थ्री स्टेप्स। ये जो द मैन है ये फिशर किंग का रेफरेंस है। विथ थ्री स्टेप्स मतलब कि तीन तरीके से अपने वो राज्य को बचा सकता था, जो कि अगले आपका जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं इस पोएम के उसमें देखने को मिलेंगे। तीन तरीके क्या थे, जैसे चैरिटी, और चैरिटी के अलावा सेल्फ कंट्रोल,
और बाकी लोगों की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी कि 3 तरीके थे बताने के, चैरिटी, सिंपैथी, सेल्फ कंट्रोल। 3 स्टेप्स का मतलब ये है। अगला है हियर द व्हील। और कार्ड्स पे एक व्हील बना हुआ है जो कि बुद्धिस्ट धर्म से, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका मतलब है व्हील ऑफ राइचसनेस, नीति परायणता का व्हील है, राइचसनेस। तो ये सब सिंबल्स हैं, ये कहाँ बने हुए हैं? टैरो कार्ड पर। मैडम सोसस्ट्रिस के पास जो टैरो कार्ड्स हैं उन पर सब बने हुए हैं। एंड हियर इज द वन आइड मर्चेंट। और एक आंख का एक, एंड दिस कार्ड विच, जो एक आंख का व्यापारी है वो एक्चुअली सीरिया से है। कभी जो सीरियन व्यापारी थे वो दे वर कैरियर्स ऑफ द नॉट ओनली गुड्स बट ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मिथ्स। कई बार उनको अच्छा समझा जाता था कि बहुत ही धर्म से संबंधित है, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो लोग उन सब चीजों से दूर हट गए, धर्म से दूर हट गए। देवर नाउ कैरियर ऑफ द सेक्सुअल करप्शन एंड होमोसेक्सुअलिटी। तो कुल मिला के उनकी एक आंख, ये यूं कहो कि उनका एक पक्ष मर गया तो उनकी एक आंख भी गायब हो गई है, या उनसे एक आंख से दिखना बंद हो गया है, तो दे आर नाउ वन आइड, उनको एक आंख का बताया गया है। ये सारे फिगर्स नेक्स्ट सेक्शंस में पोएम के आपको देखने को मिलेंगे। एंड दिस कार्ड, और ये वाला कार्ड विच इज ब्लैंक। अब ये क्योंकि प्योर है, सफेद है, ब्लैंक है, तो ये धर्म से संबंधित है। इट्स समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक। और ये जो वन आइड मर्चेंट के ऊपर ही बना हुआ है ये ब्लैंक कार्ड, विच आई एम फॉरबिडन टू सी। मैडम सोसेस्ट्रिस कह रही हैं कि ये वाला कार्ड तो देखना मेरे लिए अलाउ नहीं, क्योंकि ये खुद भी इस दुनियादारी की या फर्जी है। तो ये धर्म से संबंधित जो कार्ड है तो वो नजर इनके पास भी नहीं है। मतलब शी ऑल्सो लैक्स द विजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू लुक एट दिस ब्लैंक कार्ड, जो कि उनको नहीं दिख रहा है, या वो देखने के लायक नहीं, उनके पास वो नजर नहीं है। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन। ये हैंग्ड मैन जो रेफरेंस है ये क्राइस्ट के लिए है, जीसस क्राइस्ट जो कि हैंग किए गए थे, क्रूसीफाई किए गए थे। फियर डेथ बाय वाटर, ये एक अगला सेक्शन है जिसमें आगे आपको पोएम में देखने को मिलेगा, वहां के लिए रेफरेंस है। ये सारे पूरा स्टेंजा ओवरऑल इट इज फिल्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रेफरेंसेस विच आर टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शंस ऑफ द पोएम। आगे वो कहते हैं कि आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग। अब यहाँ से सोसोस्ट्रीज का किस्सा खत्म हो गया है। अब ये कह रहे हैं इफ यू, मैं लोगों की भीड़ देख रही हूँ जो कि एक गोले में यूं कहो कि घूम रहे हैं, जैसे लंदन ब्रिज के ऊपर शहर में। इफ यू सी डियर मिसेस इक्वेटन, अभी अपने क्लाइंट को कह रही हैं कि अगर आपको इक्वेटन मिलती हैं तो उनको बता देना कि टेल हर आई ब्रिंग द होरोस्कोप माई सेल्फ, कि उनकी जो भविष्यवाणी की जो किताब या यूं कहो जन्म कुंडली वगैरह जो भी है मैंने बना दी है, और मैं खुद ही उनके पास लेकर आऊंगी। उनसे कहना कि मेरे पास ना आए, क्योंकि वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज। एक्चुअली किसी का भविष्य बताना ये इलीगल एक्टिविटीज मानी जाती थी उस समय। तो इस वजह से लोगों को केयरफुल रहना है, कहीं पुलिस ना पकड़ ले, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी है। तो सोसोस्ट्रिस कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं खुद चली आऊंगी, उनको वो काट दे, जो बनाया उन्होंने कुंडली वो खुद। अब ये अनरियल सिटी, ये रेफरेंस है जो डांटे का डिवाइन कॉमेडी है, उन्होंने उसमें एक शहर माना है लिम्बो। और यहाँ पर लंदन की बात हो रही है, तो लिम्बो या लंदन जो अनरियल सिटी है। क्यों अनरियल है? क्योंकि ये पूरी तरह से जो अपनी स्पिरिचुअलिटी थी उसको खो चुकी है, लोग बस बिजी हैं, दे आर रनिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, नथिंग एल्स। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर डॉन। और जो फॉग है ब्राउन कलर का वो फैला हुआ है पूरे शहर में, एक्चुअली वैसे ही लंदन जो है वो जाना जाता है अपने फॉगी वेदर के लिए। तो एक फिजिकल यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब इनएक्टिव है। एंड अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज। और उस लंदन ब्रिज के ऊपर बहुत सारे लोग, पूरी भीड़ गुजर रही है। सो मैनी आई हैड थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी। अब ये रेफरेंस है फिर से डांटे की डिवाइन कॉमेडी से। एक्चुअली जब डांटे जो हैं वो जब हेल में जाते हैं, हेल में जब वो जाते हैं उससे पहले उन्हें हेल के गेट पर बहुत सी आत्माएं ऐसी मिलती हैं जो कि यूजलेसली उनको दिखती हैं कि वो उन्होंने अपनी जिंदगी यूजलेस गुजारी है, और उनको उनके सेवियर्स भी नहीं बचा पाए, उन आत्माओं का जो है मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाई। तो डांटे को लगता है कि अरे मुझे पता ही नहीं था कि मौत ने इतना ज्यादा नुकसान किया हुआ है, या इतनी ज्यादा आत्माओं को टॉर्चर किया हुआ है, या ऐसे बर्बाद किया हुआ है। तो ये जो भीड़ है लंदन ब्रिज पे चल रही है,
उन भीड़ के लोगों के लिए कह रहे हैं यहाँ पर टी एस इलियट, रेफरेंस है डांटे की डिवाइन कॉमेडी से। साइज शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर एक्सेल्ड, और वो जो आत्माएं जो डांटे को मिलती हैं हेल के गेट पर, उनकी आहें हैं, वो आहें उनकी निकल रही हैं क्योंकि वो दे आर स्टिल डूम्ड टू लिव इन द हेल, दे आर स्टिल नॉट साल्वेटेड, या उनको साल्वेशन नहीं मिला है तो वो अभी भी आहें निकल रही हैं। तो ये वहाँ का रेफरेंस है कि लोग जो हैं वो आहें भर रहे हैं या परेशानियां अपनी बता रहे हैं, परेशान हैं और चल रहे हैं भीड़ में। एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आईज बिफोर हिज फीट, और हर कोई डिसअपॉइंटेड है या डाउन ट्रोडन, नीचे नजरें क्यों हैं, क्योंकि सभी अपनी जिंदगी से परेशान हैं। फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, लोग जा रहे हैं किंग विलियम स्ट्रीट, एक बाजार का एक गली है जहाँ मार्केट है, टू वेयर सेंट मैरी विल नॉट, ये एक चर्च का रेफरेंस है कि चर्च वहां पर है सेंट मैरी का। केप्ट द आर्स विद ए डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, मतलब 9 बजे वहां पर चर्च की घंटी बजती है, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो 9 बजे के टाइम से अनभिज्ञ हैं, या यूं कहो कि उनका समय 9 बजे शुरू हो जाता है। वो सब वर्किंग पीपल हैं, 9 बजे गए, शुरू हो गए अपने काम से अपने ऑफिस में, और बाद में एकदम मशीनी जिंदगी जी रहे हैं। 9 बजे का रेफरेंस ये भी है कि ईसा मसीह को 9 बजे ही क्रूसीफाई किया गया था, ये भी एक रेफरेंस है। आगे बोलते हैं कि देयर आई सॉ वन न्यू, फिर वो कहते हैं कि वहां मैंने एक उस भीड़ में जो टायरसियस है, आई जो शब्द है टायरसियस के लिए आ रहा है, कह रहे हैं कि मुझे एक आदमी दिख गया, स्टॉप, मैंने उसको रोका, टायरसियस ने उसको रोका, क्राइंग, उसका नाम क्या है, स्टेटसन, स्टेटसन भाई सुनो, हेलो, कैसे हो, कॉफी भी पी ली, जो भी हो, यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट माइली, ये शिप्स ऑफ माइली एक्चुअली ये भी एक रेफरेंस है कि ये युद्ध हुआ था कभी मतलब इसके रोम और कार्थेज के बीच में 360 बीसी, मतलब 360 ईसा पूर्व। तो वहाँ का रेफरेंस है, एक तरह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रेफरेंस भी है, क्योंकि जस्ट 2000 1922 में चलिए पोएम लिखी गई, 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है खत्म होता है। तो आगे दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन हैज इट बिगन टू स्प्राउट, कि जो लाश तुमने अपने बगीचे में लगाई थी, दफनाई थी, क्या उसमें वो स्प्राउट होनी शुरू हो गई, क्या उसमें कोपलें आ गई हैं, अब लाश में कोपल तो नहीं आएगी। तो ये फिर से एक रेफरेंस है कॉर्न गॉड का, ग्रीक मिथ का, जिसमें वो लोग कॉर्न गॉड को दफनाते थे और उसमें स्प्राउटिंग होती थी कॉर्न की, और वो अपने खेतों को बोते थे। तो ये वहां का रेफरेंस है। या यूं कहो कि जो लोग दफन टाइप के जी रहे हैं, या डेथ इन लाइफ जो लोग जी रहे हैं, क्या उनमें स्पिरिचुअलिटी का कोई साइन दिखना शुरू हुआ है, क्या उनके अंदर कोई रिलीजन से लेकर के आध्यात्मिकता शुरू हुई है थोड़ी बहुत। अब विल इट ब्लूम दिस ईयर, अब क्या समय बदलेगा, क्या लोगों में स्पिरिचुअलिटी आएगी, क्या वो लास्ट उसमें कोपले निकलेगी, पता नहीं। और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब दिस वेट, या जो माहौल है, सडन फ्रॉस्ट का मतलब जो माहौल है आसपास का, लोगों में जो कोल्डनेस है टुवर्ड्स रिलीजन, क्या उसका असर हो चुका है उसके ऊपर कि उसके में स्पिरिचुअल फीलिंग जगेगी ही नहीं, क्या ऐसा तो नहीं हो गया है। ये सब क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन मार्क मतलब पूछ रहा है पैरसियस स्टेटसन से। आगे कहता ओह कीप द डॉग फार हेंस दैट्स फ्रेंड टू मैन। अब ये फिर से एक रेफरेंस लिया गया है, जो वेबस्टर है, जॉन वेबस्टर उनका एक प्ले है, जैसे एक, दो डचेस ऑफ मल्फी है, दूसरा जो प्ले है द वाइट डेबिल, उससे लिया गया एक रेफरेंस है, जिसमें उन्होंने मतलब कहा है कि उस प्ले से एक रेफरेंस लिया है द वाइट डेबिल से, जिसमें कहा जाता है कि बट कीप द वुल्फ फार हेंस दैट इज फोर टू मैन, फॉर विद हिज नेल्स ही विल डिग अप अगेन, कि जो भेड़िया है वो लाशें फिर से अपने नाखूनों से उसको निकाल देगा कब्र से। तो उसी हिसाब से यहाँ पे डॉग के बारे में कहा गया है कि ओह कीप द डॉग फॉर हेंस दैट फ्रेंड टू मैन। वैसे देखा जाए तो गॉड होना चाहिए, कि गॉड जो है वो भगवान इंसान का साथ देता है, लेकिन यहाँ पे डॉग इसलिए कहा गया है कि चलो ठीक है, इस तरह से पैरोडी कहा है उन्होंने यहाँ पे। विद हिज नेल्स ही विल डिग अप अगेन, ये रेफरेंस है द वाइट डेविल से। तो कह रहे हैं कि ऐसा करना कि कुत्ते को दूर रखना, अदरवाइज वो जो लाश है जिसमें हमें उम्मीद है कि स्प्राउट्स आएंगे, उसको वो अपने नाखूनों से निकाल जो है खोद डालेगा।
तो उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं हो पाएगी। या यूं समझिए कि जो डॉग है वो ह्यूमैनिटेरियन डॉग है, और वो अगर लाश को उसने वहां से निकाल दिया तो स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी। यूं कहो कि अगर उसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन का असर पड़ गया किसी इंसान में, जो कि सिविलाइजेशन एकदम से लैक ऑफ स्पिरिचुअल जी रही है, तो उसमें भी स्पिरिचुअलिटी नहीं हो पाएगी। या उस संगति में जो भी गया, उस समाज में जो भी गया, तो वो धर्म से विमुक्त हो जाएगा। तो कोशिश करना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसे उस लाश के पास ना पहुंच पाए, या उस संगति से दूर रहे जहां पर धर्म की बात ना हो, रिलीजन की बात ना हो। आगे जो लास्ट लाइनें हैं ये ली गई हैं एक राइटर हैं बॉडलेयर, जिन उनका एक पोएम थी फ्लूअर्स डू मल, पोएम है, उससे ली गई हैं, जिसका मतलब है कि यू हिपोक्रिट रीडर, माय फेलो मैन और माय ब्रदर। इन लाइनों का मतलब यह है कि यू हिपोक्रिट रीडर, माय फेलो मैन, माय ब्रदर। तो कुल मिला के उन्होंने रीडर्स को भी हिपोक्रिट कहा। या यूं कहो कि हम भी जो पोएम पढ़ रहे हैं तो इसी समाज का हिस्सा हैं। ना केवल माय फेलो मैन बोल रहे हैं, माय ब्रदर बोल रहे हैं, मतलब वो खुद को भी बोल रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ। आई एम ऑल्सो अवे फ्रॉम दैट स्पिरिचुअल जॉनर या स्पिरिचुअल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं भी उससे दूर हूँ। तो कुल मिला के एलियट ने अपने आप को भी शामिल कर लिया है। तो ये था आपका रेफरेंस, या यूं कहो कि एक्सप्लेनेशन इस फर्स्ट पार्ट का, द बेरियल ऑफ द डेड का। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं एज विश।